Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Qamar Askari, and in this video I am going to implement artificial neural network in MATLAB. और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम फॉरवर्ड पास और फिर बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम के को यूज़ करते हुए बैकवर्ड पास जो है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसमें जो हम डेटा सेट लेंगे, जो एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं जिसको हमने सॉल्व करना है, वो एक्सक्लूसिव और एग्ज़ाम्पल है। चूँकि एक्सक्लूसिव और जो है ये एक नॉन लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम है, तो इस वजह से इसके लिए हमें एक मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हम एक सिंगल लेयर्ड आर्किटेक्चर से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई मैं इस एग्ज़ाम्पल को ले रहा हूँ, एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट वन। दिस एग्ज़ाम्पल इज़ वेरी सिंपल एग्ज़ाम्पल, और इसको हम एटलीस्ट एक हिडन लेयर रिक्वायर्ड होती है अगर हम इसको करेक्टली क्लासीफाई करना चाहते हैं। तो इस वजह से हम इस एग्ज़ाम्पल को ले रहे हैं। तो इसमें जो हम एक्टिवेशन फ़ंक्शन यूज़ करेंगे वो सिग्मॉइड या लॉजिस्टिक फंक्शन है, जिसको हम एज एन एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इसमें जो अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ वो फंक्शनल अप्रोच है, यानी हर एक कंपोनेंट को मैं एक फ़ंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करके रख लूँगा और फिर उसको जब ज़रूरत पड़ेगी उसे हम कॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिग्मॉइड फंक्शन को। तो उसके लिए लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ, इस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ सिग्मॉइड का। जो भी इसको इनपुट पास करेंगे हमें इसका फॉर्मूला जो है वो वही है कि आप 1 को डिवाइड करते हैं 1 प्लस जो भी आपने जिस एक्टिवेशन का या वैल्यू का सिग्मॉइड फाइंड करना है उसको नेगेटिव फॉर्म में उसकी आप एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंशियल उसका कंप्यूट कर लेते हैं। यानी आप उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि दी आउटपुट ओ, मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहा हूँ, एक आउटपुट वेरिएबल जिसके अंदर मैं स्टोर करूँगा जो मेरे पास एक्टिवेशन फंक्शन का जवाब आएगा। तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ जो भी हमारे पास कह लें कि जो हम नेगेटिव लेना है हमने, जो भी हमारे पास इनपुट है उसका। तो यहाँ पे मैं इसे जो भी इनपुट आई हमें दी गई है उसको मैं यहाँ पे -1 से एलिमेंट वाइज, यहाँ पे जो डॉट मल्टीप्लिकेशन है ये बेसिकली एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कहलाती है कि अगर आप इसे एक इनपुट जो पास कर रहे हैं अगर तो वो एक सिंगल वैल्यू है तब भी वो -1 से मल्टीप्लाई हो, और अगर वो एक वेक्टर है तो इन दैट केस हर एक एलिमेंट जो है वो नेगेटिव या -1 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसके अलावा यहाँ पे भी फिर हमें डॉट डिवीज़न लिख देना चाहिए, ताकि जो 1 है उसको अगर आपने यानी इनपुट जो पास की है वो एक वेक्टर है, मल्टीपल वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है, तो फिर 1 को हर एक जो एलिमेंट है जो आपने कंप्यूट किया डिनोमिनेटर में उससे डिवाइड किया जा सके। ठीक है जी। और इसको अब हम सेव कर देते हैं, और सेव करने के लिए मैं इसको जो नाम दे रहा हूँ वो सिग्मॉइड का नाम दे रहा हूँ जी। और इसको अगर हमने चेक करना है कि क्या ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो नीचे एक कमांड विंडो में मैं इसे कॉल करके देख सकता हूँ। मैं सिग्मॉइड फंक्शन को हम कोई भी एक वैल्यू, हम यूजुअली हम जानते हैं कि जब हम इसे 0 पास करते हैं तो इसका आंसर जो है वो 0.5 होता है। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी। और अगर ये देखने के लिए कि क्या ये एक मल्टीपल वैल्यूज़ के ऊपर भी काम कर सकता है या कि नहीं, तो उसके लिए मैं इसको एक वेक्टर पास कर देता हूँ 4 एलिमेंट्स का, एक रो वेक्टर। तो इसने हमें हम चारों के अगेंस्ट अलग-अलग से सिग्मॉइड वैल्यू कंप्यूट करके दे दी। इसके बाद मैं एक और न्यू फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जी, जिस फंक्शन के अंदर हमने ये अब देखना है कि हम डेरिवेटिव जो है वो किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्योंकि जब आप बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं या हम जब वेट अपडेट करना चाह रहे होते हैं और एरर का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट्स, तो वहाँ पे हमें एक्टिवेशन फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो उसके लिए फिर हमें एक फ़ंक्शन इम्प्लीमेंट हम कर लेते हैं जी, जिस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ। जो भी आउटपुट है उस आउटपुट को मैं यहाँ पे 0 ओ में स्टोर कर दूँगा,
और उस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ सिग्मॉइड डेरिवेटिव। ठीक है जी, ये मैं इसे नाम दे देता हूँ। और जो भी इनपुट पास करेंगे हम, ये हमें उसका जो डेरिवेशन ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट इनपुट हमें कंप्यूट करके दे देगा। तो इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने इसके लिए सेपरेटली एक वीडियो भी बना के शेयर की हुई है, मैं उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन क्या आता है और इसे कैसे कंप्यूट किया जा सकता है। तो बेसिकली अगर आप उसका डेरिवेटिव देखें तो वो ये जो भी आप उसे इनपुट पास कर रहे होते हैं, बेसिकली डेरिवेटिव इक्वल होता है दैट इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस दैट इनपुट। ठीक है जी। और चूंकि अगर आप चाहते हैं कि अगर हम इसे एक इनपुट की बजाय एक पूरा वेक्टर पास करें तो हर एक एलिमेंट के मुताबिक एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट हो सके, तो यहाँ पे आप डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं ताकि एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई हो सके। तो इसको हम सेव कर लेते हैं जी, और सेव करने के लिए हम इसको सिग्मॉइड डेरिवेटिव का नाम दे देते हैं फंक्शन को, और ये हमारे पास ये फंक्शन जो है ये सेव हो गया। अगर हम इसे चेक करना चाहते हैं कि ये करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं, तो मैं इसे सिग्मॉइड डेरिवेटिव फंक्शन जो है इसे कॉल करता हूँ और कोई भी इसे एक वैल्यू पास कर देता हूँ। सपोज़ मैं यही ज़ीरो वैल्यू से पास करता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो आ रहा है। अगर मैं इसे एक वेक्टर पास कर देता हूँ विद मल्टीपल वैल्यूज़, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ मैं रख के उसमें इसे पास करता हूँ, तो ये उसने उस हिसाब से इसका डेरिवेटिव जो है ये मुझे कंप्यूट कर दिया। तो ये मैंने दो फंक्शंस सबसे पहले बना के रख लिए। फिर इसमें एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट कह लें कि कंपोनेंट होता है, जो जब हम फॉरवर्ड पास चला रहे होते हैं, तो फॉरवर्ड पास में जो एक बड़ा कह लें कि फंडामेंटल सा एक कंपोनेंट है, वो है कि हमें आउटपुट कैलकुलेट करनी पड़ती है। यानी आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए आपको जो भी एक लेयर है पूरी की पूरी, उस लेयर के जो वेट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है प्रीवियस लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट्स के साथ, या फिर प्रीवियस लेयर में अगर इनपुट लेयर है तो वो इनपुट्स के साथ। ठीक है जी। तो ये बेसिकली मैंने इस पर भी एक वीडियो बना के उसे सेपरेटली शेयर किया हुआ है, जिसमें कि मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम फॉरवर्ड पास जो है या बैकवर्ड पास और उनके अंदर मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए जस्ट उन्हें मल्टीप्लाई करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा। अभी फ़िलहाल हम उसे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। उस फंक्शन को मैं कह देता हूँ जी कि फंक्शन एंड द आउटपुट जो वेरिएबल है उसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो में भी मैंने जो न्यूरॉन्स, एक लेयर में जो न्यूरॉन्स हैं उनकी आउटपुट्स को ए वेक्टर में स्टोर किया हुआ है। तो बेसिकली अगर मेरे पास एक लेयर में 5 न्यूरॉन्स हैं तो उनके लिए मैंने एक कॉलम वेक्टर बनाया हुआ है जिसमें कि 5 वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं। तो मैं इस फंक्शन को नाम दे देता हूँ कैलकुलेट आउटपुट, ये मैं नाम दे देता हूँ, और आप इसे किसी भी पर्टिकुलर लेयर के जो वेट्स हैं वो आप पास कर देते हैं जी। W मैंने नाम रखा हो, मैंने नाम दे देता हूँ कि कोई भी जो मैट्रिक्स ऑफ वेट्स है वो आप इसे जो पास करेंगे उसे हम W नाम दे देते हैं, और फिर जो प्रीवियस लेयर है उस लेयर की जो आउटपुट्स हैं उसको मैं A प्रीवियस कह देता हूँ। ठीक है जी। और इसको फिर हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे ये अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं कि उस वीडियो में मैं चाहूँगा कि उसी नोटेशन को ही मैं फॉलो करूं जो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं कि अगर मेरे पास अगली एक लेयर, जिस लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट कंप्यूट करनी है, अगर उस लेयर में मेरे पास 3 आउटपुट न्यूरॉन्स हैं तो, और पिछली लेयर में मेरे पास 4 आउटपुट न्यूरॉन्स थे, तो ये जो मैट्रिक्स होगी इसका साइज़ जो है वो मेरे पास होगा 3 × 4 + 1। पिछली लेयर में 4 आउटपुट न्यूरॉन्स थे और एक बायस इनपुट थी, तो बेसिकली 4 + 5, तो ये 3 × 5 की मैट्रिक्स होगी। आप उस वीडियो में इसकी फर्दर डिटेल देख सकते हैं।
तो जो प्रीवियस लेयर के जो और न्यूरॉन्स हैं उनकी आउटपुट्स जो है वो एक वेक्टर में स्टोर्ड है, लेकिन उसमें बायस वैल्यू स्टोर्ड नहीं है। मतलब अगर पिछली लेयर में 4 न्यूरॉन्स हैं तो हमारे पास एक वेक्टर है, कॉलम वेक्टर, जिसमें 4 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं जो कि हर एक न्यूरॉन की आउटपुट है, जबकि उसमें बायस ऐड नहीं है। और जो मैंने एक्सप्लेन किया था फॉरवर्ड पास कंप्यूट के दौरान आउटपुट कंप्यूट करने के लिए, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि पहले बायस को आप एक्सप्लिसिटली ऐड कर लेते हैं। तो बायस को एक्सप्लिसिटली ऐड करने का तरीका क्या है, उसके लिए मैं अब यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना दूँगा कि जिसको मैं ए पास करूँ, कोई भी एक वेक्टर ए, यानी किसी एक लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट पर मुश्तमिल एक वेक्टर, तो वो उसमें बायस ऐड करके मुझे वो वेक्टर जो है रिटर्न कर दे। तो उसके लिए मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास एक फ़ंक्शन है ऐड बायस टर्म या ऐड बायस के नाम से, जिसको कि मैं ये ए प्रीवियस, जो प्रीवियस लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट पर मुश्तमिल एक वेक्टर है, वो पास करूँ और वो मुझे प्रीवियस जो लेयर ए प्रीवियस लेयर है विद बायस जो है वो बायस एंट्री वो मुझे रिटर्न कर दे। तो मैं उसे ए प्रीवियस बायस के नाम से यहाँ पे एक वेक्टर में स्टोर कर लेता हूँ। अब मैं आउटपुट कंप्यूट करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि आप वेट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, ये जो अभी आपने ए प्रीवियस बायस यानी प्रीवियस लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट इंक्लूडिंग बायस, उसके साथ आपने इसे मल्टीप्लाई किया और जो भी आंसर आपके पास आ रहा है उसे हमने कहा था हम उसे एक्टिवेशन कहते हैं। ये रॉ आउटपुट है, जबकि इसको अब आगे आपको पास करना होता है सॉरी सिग्मॉइड फंक्शन को। तो सिग्मॉइड को जब मैं ये एक्टिवेशन पास कर दूंगा तो वो उसका एक्टिवेशन फंक्शन में से पास करते हुए उसकी फ़ाइनल आउटपुट जो मेरे पास जिस लेयर की मैं आउटपुट कंप्यूट कर रहा हूँ उसके सारे न्यूरॉन्स की फ़ाइनल आउटपुट कंप्यूट करके मुझे ए में रिटर्न कर देगा और उसे मैं ए में स्टोर कर लूँगा। तो बेसिकली ये मैंने एक फंक्शन जो है ये यहाँ पे बना दिया। इसको मैं नाम दूंगा कैलकुलेट आउटपुट, यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन है कि आप इसे किसी भी लेयर के वेट्स पास करें और प्रीवियस लेयर की न्यूरॉन्स की आउटपुट पास करें। ये उसमें पहले बायस एक्सप्लिसिटली ऐड करके प्रीवियस लेयर की आउटपुट्स में और फिर वेट से मल्टीप्लाई करके और फिर उसके सिग्मॉइड फंक्शन में एक्टिवेशन फाइनल आउटपुट कंप्यूट करके आपको दे देगा। इस फंक्शन को चेक करने के लिए कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं, मैं पहले ऐड बायस का एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लूँ, क्योंकि ये उसे कॉल कर रहा है और उसे हमने अभी तक जो है वो क्रिएट नहीं किया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाता हूँ जी, उसको मैं नाम दे देता हूँ फंक्शन ऐड, जो भी वो मुझे रिटर्न करे, जो आंसर रिटर्न करे उसे मैं कह देता हूँ ए बायस और नाम दे देता हूँ फंक्शन को ऐड बायस। ठीक है जी। और इसको जो भी आप एक्टिवेशन पास करें ये उसे सिंपली किस तरह से कि पहली यानी जो फर्स्ट रो है उसमें 1 स्टोर कर दे और जो रिमेनिंग रोज़ हैं उनमें ए को एज इट इज़ कॉपी कर दे। तो ये फंक्शन जो है इसे मैं ऐड बायस के नाम से अपने पास स्टोर कर लेता हूँ। इसे चेक करने के लिए कि क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं, पहले मैं ऐड बायस का फंक्शन कॉल करता हूँ जी, और उसे मैं कोई भी एक, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक लेयर में 3 न्यूरॉन्स हैं, एक की आउटपुट जो है वो 0.23 है, दूसरे की जो आउटपुट है, चूँकि ये कॉलम वेक्टर होता है तो मैं सेमी कॉलन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे सेपरेट करने के लिए। तो दूसरे की जो आउटपुट है वो मेरे पास है सपोज 0.67 और तीसरे की जो आउटपुट है वो 0.15 है। ठीक है, या 12 है। तो मैं इसे ऐड बायस में पास कर देता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास क्या जवाब आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि पहली एंट्री 1 है, यानी कि बायस टर्म ऐड हो गई और रिमेनिंग एंट्रीज़ वही हैं जो मैंने इसको पास की थी। तो ऐड बायस का फंक्शन तो अब सही काम कर रहा है। अब कैलकुलेट आउटपुट का जो फंक्शन है उसको चेक करने के लिए मुझे पहले W को डिफ़ाइन करना होगा, कोई एक वेट मैट्रिक्स बनानी होगी। सपोज़ मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास एक वेट मैट्रिक्स है W, और मैं ये एज्यूम करते हुए कि मेरे पास जिस लेयर के मैंने आउटपुट कंप्यूट करनी है उसमें 2 न्यूरॉन्स हैं और उससे जो पिछली लेयर है उसमें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसमें भी मैं कह देता हूँ कि 2 न्यूरॉन्स हैं, जबकि उसमें फिर बायस टर्म ऐड होती है तो वो 3 एलिमेंट्स उसमें आ जाते हैं। तो इस वजह से ये वेट मैट्रिक्स का साइज़ होगा 2 × 3।
ठीक है जी, 2 रोज़ होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो मैं यहाँ पे ये पहली रो हो गई जिसमें 3 कॉलम्स हैं, फिर ये मेरे पास दूसरी रो हो गई जिसमें 3 कॉलम्स हैं। तो मैंने कह दिया जी कि ये मैंने W मैट्रिक्स जो 2 into 3 की एक मैट्रिक्स है, इसको मैंने डिफ़ाइन कर लिया। और जो मेरे पास प्रीवियस लेयर थी उसमें मैं, जैसे कि मैंने कहा कि उसमें भी 2 न्यूरॉन्स हैं, तीसरी तो बायस थी, तो उसको भी मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ कि जो मेरे पास प्रीवियस है ए पी के नाम से मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि मेरे पास प्रीवियस लेयर में 2 न्यूरॉन्स थे और उनकी जो आउटपुट्स थी, एक की 0.9 थी और दूसरे की 0.2 थी। ठीक है जी, ये मैंने ए को भी डिफ़ाइन कर दिया। अब मैं कैलकुलेट आउटपुट का फंक्शन जो है उसे कॉल करता हूँ, उसे मैं ये W पास कर देता हूँ, साथ में उसे ए पी यानी कि प्रीवियस लेयर के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी आउटपुट पास कर देता हूँ। और अब मैं इस फंक्शन को जब कॉल करूँगा तो मेरे पास अगली लेयर के जो दोनों न्यूरॉन्स हैं उनकी आउटपुट आ गई एक कॉलम वेक्टर की शक्ल में कि पहला न्यूरॉन 1 आउटपुट दे रहा है और जो दूसरा न्यूरॉन है वो 0.998 आउटपुट हमें दे रहा है। तो लिहाजा ये हमने देख लिया कि इस फंक्शन को हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। अब आप किसी भी लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट को इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद हमारे पास जो कह लें कि नेक्स्ट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है वो है जी कैलकुलेट एरर। ठीक है, तो कैलकुलेट एरर जो फंक्शन है इसको अगर यानी अगर आपको याद हो कि जब बैक प्रोपेगेशन का पार्ट स्टार्ट यानी बैक प्रोपेगेट करना होता है एरर को हमने, यानी जब हमने वेट अपडेट करने होते हैं तो हम एरर को बैक प्रोपेगेट करते हैं। तो वो जो एरर था वो किस तरह से कंप्यूट होता है ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ उस वीडियो में जिसमें मैंने बताया था कि मैट्रिक्स बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूँगा और उसके लिए मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ कैलकुलेट एरर के नाम से यहाँ पे कि जी, और वो फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एरर ई रिटर्न कर देगा। किसी भी लेयर के न्यूरॉन्स के, एक लेयर में जितने भी न्यूरॉन्स हैं हर न्यूरॉन के ऊपर क्या एरर कंप्यूट हो रहा है ये फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ कैलकुलेट एरर। और ये मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको एरर कैलकुलेट करना है तो आपको रिक्वायर्ड क्या होता है, आपको उससे अगली लेयर के तमाम न्यूरॉन्स का एरर रिक्वायर्ड होता है। तो मैं उसे कह देता हूँ ई नेक्स्ट कि ई ऑफ नेक्स्ट लेयर। फिर वो जो जिस लेयर के न्यूरॉन्स का आपने एरर कंप्यूट करना होता है उससे अगली लेयर के जो वेट्स हैं वो सारे रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसको मैं कह देता हूँ डब्ल्यू। और जिस लेयर के न्यूरॉन्स का एरर कंप्यूट करना है उस लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट्स रिक्वायर्ड होती हैं जो ए वेक्टर में हम यूजुअली स्टोर करते हैं, तो उसे मैं कह देता हूँ ए करंट, यानी मौजूदा जो लेयर है जिसके बेसिकली मैंने कह लें कि कंप्यूट करने हैं एरर्स, उस लेयर के जो हमारे पास फाइनली जो आउटपुट्स थी उनको मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसे फंक्शन को क्लोज कर देता हूँ और अब मुझे वो जो फॉर्मूला वहाँ पे डिस्कस किया था उसको एज इट इज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले अगर वो स्टेप्स आपको याद हैं कि सबसे पहले मैं टेम्परेरी एक वेक्टर या वेरिएबल जो भी मेरी इनपुट है उस हिसाब से या मैट्रिक्स या ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक डिज़ाइन हो जाएगी चीज़ कि मुझे इसको कंप्यूट करने के लिए मुझे पहले जो वेट मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है और फिर उसे मुझे मल्टीप्लाई करना होता है अगली लेयर के न्यूरॉन्स के एरर्स पर मुश्तमिल वेक्टर के साथ। जब मेरे पास ये एक टेम्परेरी कह लें कि मेरे पास जो वेक्टर है ये आ जाता है, इसमें पहली टर्म को हमने इग्नोर करना होता है, उसको हमने डिलीट करना होता है। तो उसके लिए मैं इसे लिख देता हूँ कि टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प टू, यानी सेकंड रो से लेके आखिरी रो तक, टू टू एंड, यानी पहला डायमेंशन जो है ये रो को शो करता है, तो टू से लेके एंड तक सारी रोज़
और पहला कॉलम, मतलब एक ही, वैसे तो वो वेक्टर है उसमें एक ही कॉलम होगा। तो ये मेरे पास वो वेक्टर आ गया जिसमें से मैंने पहली टर्म रिमूव कर दी। मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है दूसरी वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हैं। और फाइनली टू कंप्यूट द एरर ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ करंट लेयर, मैं फिर इसे क्या करूँगा कि ये जो टेम्प है, इस टेम्प को मैं एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिग्मॉइड डेरिवेटिव, यानी अब अगर आपको वहाँ से याद है तो कि हमने डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन ऑफ करंट लेयर जो थी, उसके मुताबिक हमने जो हमारे पास जवाब आता था उसके साथ हम इसे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो जो ए करंट है, यानी मौजूदा लेयर की जो जो कह लें कि जो आपके पास एक्टिवेशंस हैं, वो यहाँ पे हम फिर उनके साथ इसे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा जो फंक्शन है इसे हम नाम दे देते हैं कैलकुलेट एरर का, ठीक है। अब आप इसे कोई भी जो कह लीजिए कि अगर आपके पास प्रोवाइडेड कि आपके पास नेक्स्ट लेयर के न्यूरॉन्स के एरर्स अगर मौजूद हैं तो आप फिर उससे पिछली लेयर के एरर निकाल सकते हैं। उसके अगर एरर्स आपके पास मौजूद हैं तो उससे पिछली लेयर के एरर्स निकाल सकते हैं, और यूँ आप किसी भी लेयर के जो है वो एरर्स जो हैं वो आप निकाल सकते हैं। तो एनीवेज यहाँ पे फ़िलहाल हम जो है इस फंक्शन को फ़िलहाल टेस्ट नहीं कर सकते। इसको मैं जब मेन फाइल लिखूँगा तो अब वहीं से हम इसे टेस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें पहले हम लास्ट लेयर का जो एरर है उसे हम कंप्यूट कर लेंगे। तो इसके अलावा एक फ़ंक्शन अब हमें और चाहिए जो हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया था, और वो फंक्शन था कि हमें अपडेट करने हैं जो वेट्स। जब आपने एरर्स तो कंप्यूट कर लिए, अब आपने कोई वेट मैट्रिक्स किसी लेयर के सारे वेट्स अपडेट करने हैं, तो आपको क्या रिक्वायर्ड होता है और आप उससे किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ जी, और जिसका काम क्या है कि न्यू वेट्स बाय यूजिंग डेल्टा रूल हमें कंप्यूट करके दे दे। और फंक्शन का मैं नाम रख देता हूँ अपडेट w, जो कि वेट मैट्रिक्स को अपडेट करेगा किसी भी। उसे आप प्रीवियस जो वेट्स हैं वो आप पास कर दें, मैं उसे ओल्ड वेट कह देता हूँ। लर्निंग रेट पास कर दें इसे और जो नेक्स्ट लेयर है उसका ई यानी एरर पास कर दें आप, यानी उस लेयर में मौजूदा जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन सब का आप एरर पास कर दें। और फिर आप जो प्रीवियस लेयर है, यानी जहाँ से जिस लेयर के न्यूरॉन्स से वो वेट कनेक्शंस ओरिजिनेट हो रहे हैं, उसकी जो आउटपुट्स हैं वो आप यहाँ पे पास कर दें। तो मैं उसको ए प्रीवियस का नाम दे देता हूँ, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पे एंड कर देते हैं फंक्शन को। तो ये कुछ इनपुट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगी टू कंप्यूट दी टू अपडेट दी वेट्स, किसी भी लेयर के वेट्स को अपडेट करने के लिए। तो सबसे पहला जो काम था वो, अगर आप अगेन उस लेक्चर को रिकॉल करें, उस वीडियो को, तो उसमें ये था कि पहले आपने जो प्रीवियस लेयर की आउटपुट्स पास की हैं उसके अंदर बायस टर्म ऐड कर दें। तो बायस टर्म ऐड करने के लिए मैं ऐड बायस का फंक्शन कॉल करता हूँ और उसे मैं ये ए प्रीवियस पास कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा कि उसमें बायस टर्म, जिस तरह पहले हमने देखा था कि एक टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं, आप बायस टर्म ऐड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ये बायस टर्म ऐड कर देगा और मैं इसे ए प्रीवियस बायस का नाम देके स्टोर कर लेता हूँ। और फिर मैं वही डेल्टा रूल जो था, जो हमने पढ़ा था कि न्यू वेट इज़ इक्वल टू ओल्ड वेट माइनस अल्फ़ा जो लर्निंग रेट है, ठीक है जी। और इसे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, जो आपका एरर है ऑफ नेक्स्ट लेयर, उस लेयर के जो, या जिस लेयर के वेट्स बेसिकली आप अपडेट कर रहे हैं उसी लेयर का जो एरर है उसके साथ आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फिर फर्दर आप जो आपके पास रिज़ल्ट है इसको आप मल्टीप्लाई करते हो प्रीवियस लेयर, जो अभी आपने प्रीवियस लेयर की आउटपुट्स में बायस ऐड किया आपने, उसके साथ आप उस वेक्टर के साथ आप उसे मल्टीप्लाई कर देते हो, लेकिन पहले आप उसका ट्रांसपोज यहाँ पे ले लेंगे। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है जी, जिसमें हम वेट अपडेट, और इस फंक्शन को मैं नाम दे रहा हूँ अपडेट w, जिसमें हम वेट्स अपडेट कर सकते हैं। तो हमने सिग्मॉइड एक फ़ंक्शन बना लिया
फिर हमने सिग्मॉइड का डेरिवेटिव लेने के लिए एक अलहदा से फंक्शन बना लिया, आउटपुट्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फ़ंक्शन बना लिया, ऐड करने के लिए बायस टर्म हमने एक फ़ंक्शन बना लिया, हमने एरर कंप्यूट करने के लिए किसी एक लेयर पे तमाम न्यूरॉन्स का उसके लिए एक फ़ंक्शन बना लिया, और हमने किसी भी लेयर के वेट्स को अपडेट करने के लिए एक फ़ंक्शन बना लिया। इसमें मैंने जो फार्मूलाज यूज़ किए हैं, जो भी मैंने कह लें कि यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, ये सारे के सारे मैं उसी पैटर्न पे कर रहा हूँ जिस पे मैंने आपको अपनी एक वीडियो के अंदर ये सारा एक्सप्लेन किया था। तो अब हम बात करेंगे जी कि हम इसे अब इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं अब एक मेन फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और उस मेन फ़ाइल को मैं पहले नाम दे देता हूँ कोई भी एक, सपोज़ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन और फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, वट जो भी आप नाम देना चाहें। तो सबसे पहले हम अपनी जो इन्वायरमेंट है, वर्क स्पेस है, उसे क्लियर कर लेंगे ताकि पहले से अगर कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं तो वो सारे क्लियर हो जाएं। डेटा सेट बनाना होगा, चूँकि मैं बात कर रहा हूँ एक्सक्लूसिव और एग्ज़ाम्पल की। तो एक्सक्लूसिव और जो है उसमें आपको पता है कि आपके पास अगर दो वेरिएबल्स पर मुश्तमिल ये है डेटा सेट, दो इनपुट वेरिएबल्स हैं x1 और x2, तो इन दैट केस हमारे पास पहली रो जो है उसमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0 0 होती है, 0 0। मैं साथ ही साथ आउटपुट कॉलम भी बना लेता हूँ। तो 0 0 के को एक्सक्लूसिव और किया जाए तो आपके पास जो आंसर आता है वो 0 आता है। दूसरी जो हमारे पास रो है, सेमीकोलन से सेपरेट कर दिया, वो है पहला फीचर 0 हो और दूसरा 1 हो, 0 1। तो 0 1 के अगेंस्ट एक्सक्लूसिव और फंक्शन की आउटपुट 1 होती है। तीसरा सैम्पल जो है वो 1 0 है कि पहला फीचर 1 हो और दूसरा 0 हो, तो उसके लिए भी हमारे एक्सक्लूसिव और फंक्शन की आउटपुट 1 होती है। और फाइनली एक हमारे पास जो फीचर है जी, सैम्पल जो है उसमें दोनों फीचर्स जो हैं वो 1 1 होंगे, और उसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो आउटपुट करेगा 0। इसको चेक करने के लिए पहले मैं यहाँ पे x को प्रिंट करके हम देख लेते हैं, जस्ट टू चेक इट, कि ये देखें अब 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। और 0 0 के अगेंस्ट 0 आउटपुट है, 0 1 के अगेंस्ट 1 आउटपुट है, 1 0 के अगेंस्ट भी 1 आउटपुट है, और 1 1 के अगेंस्ट 0 आउटपुट है। तो सबसे पहला काम तो मैंने ये किया कि मैंने डेटा सेट बना लिया, उसके आउटपुट कॉलम को अलहदा से, जैसे वाई डिज़ायर्ड हम कह रहे थे कि वो अलहदा से स्टोर कर लिया, और जो इनपुट्स हैं उनको मैंने अलहदा से स्टोर कर लिया। फिर उसके बाद एक वेरिएबल या एक वेक्टर हम बना लेते हैं जो हमारी प्रेडिक्शन को स्टोर करेगा, जिसमें हम अपनी प्रेडिक्शन स्टोर करेंगे। तो उसको भी ज़ाहिरी बात है कि अब मेरे पास इस डेटा सेट में टोटल 4 सैम्पल्स हैं, तो मुझे एक 4 एलिमेंट्स का एक वेक्टर रिक्वायर्ड है। मैं उसे ज़ीरोस यानी ज़ीरोस पर मुश्तमिल एक वेक्टर बना लेता हूँ जिसमें 4 रोज़ हैं और एक कॉलम, मतलब सारी एंट्रीज़ 0 हैं। ये मैं पहले इनिशियली इसे बना के रख लेता हूँ। अब अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जी, वो ये है कि मुझे लेयर्स कितनी रिक्वायर्ड हैं। ये पहले वो सारी की सारी आप डिक्लेरेशंस जो हैं ये परफॉर्म करके अपने पास रख लें। तो मैं कहता हूँ जी कि मुझे एक हिडन लेयर रिक्वायर्ड है और एक आउटपुट लेयर है। न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल जो लेयर्स हैं, इनपुट लेयर को काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो 2 लेयर्स हैं जी। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं बिल्कुल जेनेरिक कोड लिखूँगा जिसे आप बाद में एनी नंबर ऑफ़ लेयर्स के लिए ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो मैं लेयर्स की तादाद रख देता हूँ इसमें 2। लर्निंग रेट आप इसे कुछ भी रख सकते हैं, 0.001, 0.1, 0.01, वॉटेवर। मैं इसे फ़िलहाल 0. इससे मैं कह देता हूँ 5। तो मैंने ये कुछ बुनियादी से वेरिएबल्स बना के रख लिए। अब जो बड़ी इम्पॉर्टेंट एक कह लीजिए कि इसमें बात है, या एक बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है जो, वो है जी कि मुझे वेट्स स्टोर करने, और वेट मैट्रिसेस की शक्ल में स्टोर करने। जितनी मेरे पास लेयर्स होंगी उतनी वेट मैट्रिसेस होंगी, एक बात। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर वेट मैट्रिक्स का साइज़ एक जैसा हो। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स इन अ लेयर एंड नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स इन प्रीवियस लेयर, उस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे फिर कोई ऐसा तरीका चाहिए कि मेरे पास जितनी लेयर्स हों, हर लेयर के लिए एक डिफरेंट साइज़ की वेट मैट्रिक्स भी अगर स्टोर करनी पड़े तो वो मैं कर सकूं। तो मैं इसके लिए मैटलैब में जो कॉन्सेप्ट है एक बड़ा अच्छा सा, वो सेल एरे का कॉन्सेप्ट है, मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जी W नाम से मैं एक सेल एरे बना रहा हूँ जिसमें कितने एलिमेंट्स होंगे जितनी मेरे पास लेयर्स हैं।
और इनिशियली हर एलिमेंट जो है उसमें कुछ भी नहीं पड़ा होगा, ठीक है जी। वो मतलब अभी मैंने उसमें कुछ भी स्टोर नहीं किया। तो मेरे पास 3 एलिमेंट्स पर, सॉरी मैंने 2 लेयर्स बनाई हैं, तो 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल एक सेल एरे W के नाम से क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद दूसरा जो काम है, मुझे आउटपुट्स कंप्यूट करनी है, हर लेयर की आउटपुट। तो मेरे पास अगर 2 लेयर्स हैं तो एक हिडन लेयर होगी, एक आउटपुट लेयर होगी, दोनों की आउटपुट्स मुझे कंप्यूट करनी होंगी। प्लस इसमें जो मेरी इनपुट लेयर है, एक सिमेट्री लेके आने के लिए, वो भी मैं जो मैंने वीडियो जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस चीज़ को, वहाँ मैंने उसको नाम दिया था A0। जो इनपुट लेयर है उसकी आउटपुट या इनपुट्स को मैंने A0 कह दिया था। तो यहाँ पे सेल एरे जो है ये तो 0 से स्टार्ट नहीं है, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं फिर जो ए स्टोर यानी न्यूरॉन लेयर्स, हर लेयर के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी आउटपुट्स को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे बेसिकली जो सेल एरे ले रहा हूँ उसका साइज़ मैं रख रहा हूँ लेयर्स +1, कि अगर मेरे पास 2 लेयर्स हैं तो मैं 3 एलिमेंट्स की सेल एरे लूँगा, क्योंकि पहले नंबर पर जो मैंने स्टोर करनी है वो इनपुट्स को स्टोर करना है, x1 x2 x3 वैल्यूज़ को इंक्लूडिंग बायस या बायस अगर हम सेपरेटली डील कर रहे हैं तो बेसिकली ये भी मैं एक न्यूरॉन लेयर्स की आउटपुट्स को कंप्यूट करने के लिए एक सेल एरे बना देता हूँ और उसे इनिशियली एम्प्टी कर देता हूँ। फिर जब हम बैक प्रोपेगेट करते हैं एरर को, तो हर लेयर का एरर कंप्यूट किया जाता है, हर लेयर में जितने न्यूरॉन्स हैं हर एक का एरर कंप्यूट करते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक सेल एरे क्रिएट कर लेता हूँ, चूँकि इसमें जितनी हमारे पास लेयर्स हैं, इनपुट लेयर के लिए तो आप एरर कंप्यूट नहीं करते, सिर्फ हिडन लेयर्स और आउटपुट लेयर जिसमें न्यूरॉन्स हैं एक्चुअली उसके लिए आप एरर कंप्यूट करते हैं। तो इसलिए इसका साइज़ मैं लेयर्स के बराबर रख रहा हूँ और मैं इसे भी इनिशियली एम्प्टी क्रिएट कर देता हूँ। अब अगला जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम है जी, वो है कि मुझे अपनी जो वेट मैट्रिसेस हैं इनको रैंडमली इनिशियलाइज़ करना है। मैं चाहता हूं कि जो वेट्स हैं पहले शुरू में वो वेट्स बिल्कुल रैंडमली इनिशियलाइज हो जाएं इन द रेंज ऑफ 0 to 1। मैं 0 से लेके 1 की रेंज में कोई भी वेट को वैल्यू देना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि मुझे आर्किटेक्चर क्या रिक्वायर्ड है। तो मैं एज्यूम करता हूँ, हमें पता है बल्कि कि जो एक्सक्लूसिव और एग्जांपल है इसके लिए जो हिडन लेयर है इसमें 2 न्यूरॉन्स हमें इनफ हैं और आउटपुट लेयर में एक ही न्यूरॉन होगा, क्योंकि हमारी आउटपुट जो है वो येस और नो 0 और 1 की शक्ल में आनी है। तो इस वजह से मैं जो आर्किटेक्चर है वो ये है कि मेरे पास इनपुट लेयर जो है उसमें 2 इनपुट्स हैं, ठीक है जी, और एक बायस है। हिडन लेयर में भी 2 न्यूरॉन्स हैं, एक बायस है, और आउटपुट लेयर में सिर्फ एक ही न्यूरॉन है। तो हिडन लेयर के जो वेट्स हैं, जिसे मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ W1, ठीक है ना, लेयर 1 के जो वेट्स हैं वो उसका साइज़ क्या होगा। ज़ाहिरी बात है कि लेयर 1 जो है हिडन लेयर है उसमें 2 न्यूरॉन्स हैं, तो 2 ज़रब प्रीवियस लेयर में कितनी इनपुट्स थी, x1 x2 और एक बायस 3, तो 2 ज़रब 3 की मुझे एक मैट्रिक्स चाहिए और हर एक में रैंडम वैल्यू चाहिए इन द रेंज ऑफ 0 to 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक रैंडम का फंक्शन है, उसे मैं कॉल करता हूँ और उसे मैं 2,3 पास कर देता हूँ कि जी मुझे 2 ज़रब 3 यानी 2 रोज़ 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल एक मैट्रिक्स बना दो जिसमें हर वैल्यू को रैंडमली इनिशियलाइज कर दो। तो ये पहली लेयर के वेट जो है वो हमने इनिशियलाइज कर दिए। फिर जो दूसरी लेयर है उसके लिए जो मुझे वेट्स चाहिए जो कि आउटपुट लेयर है, तो आउटपुट लेयर में एक ही न्यूरॉन है और उससे पिछली लेयर जो हिडन लेयर थी उसमें 2 न्यूरॉन्स थे और एक बायस थी, तो 1 ज़रब 3। तो इसके लिए मुझे एक रैंडम मैट्रिक्स में इनिशियलाइज कर लेता हूँ जिसका साइज़ 1 ज़रब 3 है, यानी कि उसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो ये जी मैंने पहला काम जो था वो यहाँ पे कर लिया कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने रैंडमली इनिशियलाइज कर दी हैं सारी की सारी रोज़, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगला जो मेरा स्टेप है वो ये है कि अब मैं कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। अब मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं प्रेडिक्शंस कर सकूँ। तो चूँकि मुझे बारी बारी स्टोकेस्टिक वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इस वजह से मुझे पहले एक सैम्पल पे आउटपुट कंप्यूट करनी होगी, एरर अपडेट करने, वेट अपडेट करने होंगे, फिर दूसरे सैम्पल पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। जब एक बार ये पूरा हो जाए
फिर उसके बाद फिर दोबारा से पहले सैम्पल से शुरू करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लूप बना लेता हूँ जी, फॉर एस फॉर सैम्पल इज़ इक्वल टू 1 2 4। मैंने यहाँ पे एक लूप बना दी, ठीक है। और इस लूप के अंदर मैंने कह दिया कि मैं एक एक सैम्पल के लिए 1 बाय 1 ये काम करूँगा। तो पहले हम चलाते हैं जी फॉरवर्ड पास। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉरवर्ड पास, जिसमें मैं आउटपुट कंप्यूट करूँगा। तो इसमें जो आपकी इनपुट लेयर है, जो आपके डेटा सेट में से आएगी, उसको तो पहले आप एक्सप्लिसिटली असाइन कर दें अपनी जो आपने सेल एरे ए के नाम से बनाई थी, जिसका साइज़ आपने लेयर +1 के नाम के मुताबिक रखा था। उसके पहले इंडेक्स के ऊपर आप इनपुट लेयर की जो भी वैल्यूज़ हैं उसे असाइन कर दें। उसके लिए मुझे लिखना होगा A1 के सेल एरे, जो ए आउटपुट्स पर मुश्तमिल जो सेल एरे है, उसके पहले इंडेक्स पर क्या स्टोर कर दे, जो मेरे पास डेटा सेट है एक्स के नाम से ऊपर जो मैंने डेटा सेट बनाया हुआ है। अगर आप देखें तो ये वाला जो डेटा सेट है, ठीक है जी, इसमें कौन सा सैंपल लेना है आपने, ज़ाहिरी बात है कि आपने लूप से इसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो एस रो वाला जो भी एस नंबर सैंपल जो भी है, यानी कि एस रो आपने इसमें से ले लेनी है और उसके सारे कॉलम्स। और चूंकि ये मेरे पास एक रो वेक्टर आ रहा है, तो मुझे इसे कॉलम, क्योंकि मैं जो भी आउटपुट स्टोर कर रहा हूँ, एक लेयर की जितने भी न्यूरॉन्स की आउटपुट्स हैं उन्हें एक कॉलम वेक्टर में स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं इसका ट्रांसपोज लेके इसे कॉलम वेक्टर में टर्न कर देता हूँ। अब मैं एक जेनेरिक सा कोड लिखना चाह रहा हूँ जिसके अंदर क्या हो कि आने वाली जितनी भी लेयर्स हैं उन सब की आउटपुट्स कंप्यूट हो सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ कि फॉर एल इज़ इक्वल टू लेयर नंबर अब 2, यानी जो कह लें कि A1 था उसने अपने अंदर फर्स्ट इनपुट लेयर को स्टोर किया, और A2 से अब आपकी हिडन लेयर स्टार्ट होंगी। A2 में पहली हिडन लेयर होगी और A3 में आपकी जो आउटपुट लेयर होगी। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे लिखना क्या है कि 2 मतलब सेकंड जो है लेयर उससे लेके लेयर्स +1 तक। लेयर्स +1 इसलिए, जैसे कि मैंने ऊपर ये जो ए का साइज़ रखा हुआ है वो लेयर्स +1 इसीलिए रखा है कि इसने इनपुट लेयर को भी अपने अंदर स्टोर करना है। तो 2 लेयर्स +1 ये एक लूप चले, और इस लूप में मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ पे सिंपली हर लेयर के, यानी हर लेयर एल के जो आउटपुट्स हैं उन्हें कंप्यूट करना है। और उसके लिए मुझे कैलकुलेट आउटपुट के नाम से जो फंक्शन मैंने बनाया था उसे कॉल करना है जी, और उसको मुझे पास क्या करना होगा। अब ज़ाहिरी बात है अगर मैं दूसरी लेयर की बात कर रहा हूँ तो दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट हिडन लेयर, ठीक है जी। तो फर्स्ट हिडन लेयर के जो वेट्स हैं, जो कि ज़ाहिरी बात है कि W1 में स्टोर्ड है, तो मुझे उसके लिए फिर L-1 लिखना होगा, यानी WL-1, ठीक है, क्योंकि मेरे एल में मेरे पास 2 है, तो L-1 किया तो बेसिकली फर्स्ट लेयर यानी लेयर नंबर 1, उसके वेट्स पास कर दिए। और साथ फिर मुझे अगर ये लेयर नंबर 2 मैं कह रहा हूँ फर्स्ट हिडन लेयर को, तो लेयर नंबर 1 कौन सी है, वो जो इनपुट्स पर मुश्तमिल है। तो उन इनपुट्स में जो मेरे पास जो पड़ा हुआ है, जिसको मैंने ऊपर A1 कहा है, उसको मुझे यहाँ पे बतौर प्रीवियस लेयर्स आउटपुट पास करना होगा। तो उसके लिए मैं उसे L-1 पास कर दूँगा, ठीक है जी। तो ये आप उस वीडियो से भी साथ साथ मैच करके देख सकते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली ये चीज़ें उससे मैच हो रही हैं या कि नहीं। तो यूँ जब ये लूप कंप्यूट हो जाएगी, जब ये लूप चल जाएगी, तो हमारे पास तमाम कह लीजिए कि जो लेयर्स हैं उनके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी आउटपुट्स कंप्यूट होके आ चुकी होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि जी एट दी एंड जो है वो हम देख सकें, बल्कि इसी को साथ साथ हम प्रिंट करके देख सकें कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले सैम्पल के अगेंस्ट हिडन लेयर ने क्या आउटपुट जनरेट की है और आउटपुट लेयर ने क्या आउटपुट जनरेट किया है, फिर सेकंड सैम्पल के लिए, फिर थर्ड या फोर्थ सैम्पल के लिए। तो मैं यहाँ पे पॉज की कमांड लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं इसे रोक के आउटपुट को देख सकूँ। तो मैं यहाँ तक जो भी मैंने कोड लिखा है इसको रन करके देखते हैं जी। MLP के नाम से, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक,
कि मुझे ये सेमीकोलन हटाना चाहिए ताकि मैं आउटपुट देख सकूं। अब मैं इसे MLP से रन करता हूँ। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि ये जो पहली मेरे पास समझ लें कि जब पहली दफ़ा ये जो लूप चली तो उसमें पहले ये लेयर जो पहली हिडन लेयर थी उसके लिए इसने आउटपुट कंप्यूट की, और फिर उसने जो मेरे अगली दफ़ा जब वो आउटपुट लेयर के लिए चल रही थी तो उस वक़्त उसने ये आउटपुट कंप्यूट की। तो ये सेल एरे में पहली दफ़ा में यहाँ पे इसका जो जैसे कि आप जानते हैं कि पहली लेयर A1 जो है बेसिकली सेल, ये इनपुट लेयर यानी X1 X2 की वैल्यू आ चुकी है और ये हिडन लेयर के दोनों न्यूरॉन्स की आउटपुट आ चुकी है। जैसे ही आपने मैंने इसकी जो सेकंड लेयर थी, सेकंड आइट्रेशन थी इस लूप की चली, तो मेरे पास तीसरा जो आउटपुट न्यूरॉन है उसकी भी वैल्यू कंप्यूट होकर 0.7193 की शक्ल में आ चुकी हुई है। अब मैं ये पॉज्ड है तो मैं दोबारा कोई की प्रेस करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि अब ये अगली आइट्रेशन जो है यानी फॉर सेकंड सैंपल ये एग्जीक्यूट हो गया, फॉर थर्ड सैंपल एंड फॉर फोर्थ सैंपल एंड दैट्स इट। तो ये बहरहाल अभी तक यहाँ तक सही चल रहा है। इसका ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे टू चेक इट इज़ कि मैं जो वाई प्रेडिक्शन है, जो मेरी प्रेडिक्शन है बेसिकली, जो मैंने ऊपर एक कॉलम बनाया था वो उसे इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ कि जो मेरा सैंपल नंबर S है उसके लिए जो मेरी प्रेडिक्शन है वो किसके बराबर होगी। ज़ाहिरी बात है कि जो आउटपुट लेयर के न्यूरॉन ने जो आउटपुट दी है यानी उसके बराबर होगी। जो आउटपुट लेयर है वो कौन सी होगी, लेयर्स +1 के बराबर होगी। ठीक है ना, जो आखिरी लेयर है बेसिकली आउटपुट आप A सेल एरे में स्टोर कर रहे हैं तो उसकी आखिरी लेयर में जो भी आउटपुट कंप्यूट हुई है वो आपकी प्रेडिक्शन है, तो उसको मैंने इधर इसमें स्टोर कर दिया। अब अगर मैं इसे चलाता हूँ तो और इसे प्रिंट करता हूँ तो देखते हैं कि चारों सैंपल के लिए यानी पहले सैंपल के लिए क्या आउटपुट आई है, सेकंड के लिए क्या आई है, थर्ड के लिए क्या आई है और फोर्थ के लिए क्या आउटपुट आई है। तो ये मैंने जब इसे रन किया तो ये आप देख सकते हैं जी वाई प्रेडिक्शन, ये आप देख सकते हैं। पहले न्यूरॉन ने जो प्रेडिक्शन दी है वो 0.85 है। जैसे कि आप जानते हैं कि वो सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ कर रहा है तो उसकी रेंज होगी इन 0 to 1। तो दूसरे के लिए 0.87 है, तीसरे के लिए 0.86 है, चौथे के लिए 0.88 है। अभी तो ये बिल्कुल क्लासीफाई गलत कर रहा है क्योंकि पहला और आखिरी सैंपल जो है इनका जो जवाब है वो ज़ीरो के ज़्यादा करीब होना चाहिए क्योंकि जो ये सैंपल्स हैं ये ज़ीरो क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन चूँकि अभी ट्रेनिंग हुई नहीं है, अभी बैकवर्ड पास इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो फ़िलहाल ये जवाब जो है इज़ एक्सेप्टेबल। तो बहरहाल यहाँ तक ये सही चल रहा है। तो ये फॉरवर्ड पास हमने कंप्यूट कर लिया जी, और साथ ही साथ हमने इसके अंदर ये काम भी कर लिया कि हमने ये भी चेक कर लिया कि किस तरीके से जो हमारी जो आउटपुट्स हैं वो करेक्टली कंप्यूट हो रही हैं या कि नहीं कंप्यूट हो रही। अच्छा, अब अगला काम जो हमें करना है वो है एरर्स को कैलकुलेट करना है, यानी जो बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमें एरर्स को कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम ये है। तो अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ एरर कैलकुलेशन। ठीक है जी, अब यहाँ से एरर्स कैलकुलेट होंगे। तो ये सबसे पहले जो आपकी आउटपुट लेयर है उसका एरर तो हमें एक्सप्लिसिटली कंप्यूट करना होता है, जिसमें हम जानते हैं कि हम अपने जो हमारी प्रेडिक्टेड आउटपुट है उसमें से डिज़ायर्ड आउटपुट को हम माइनस कर देते हैं और फिर उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन उस लेयर के लिए जो है उसके साथ आप उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये काम अब यहाँ पे हम किस तरह से कर रहे हैं, लेट्स सी। कि जो आखिरी लेयर है उसमें जितने भी न्यूरॉन्स हैं, इन दिस केस तो 1 है लेकिन जितने भी होंगे उन सब के लिए ये एरर कंप्यूट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे जो आउटपुट ऑफ लास्ट लेयर जिसे मैं प्रेडिक्शंस कह रहा हूँ बेसिकली, उसके अंदर मुझे ऐड करना होगा 1।
ठीक है। 1 क्यों ऐड करूँ, मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि हमारी जो ए सेल एरे है उसमें मैंने इनपुट लेयर को भी स्टोर करना था और ज़ीरो इंडेक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से मुझे आखिरी जो कह लें कि लेयर की जो आउटपुट है फिर वो लेयर +1 में जाके स्टोर होंगे। उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है असल आउटपुट को। असल आउटपुट क्या है? असल आउटपुट जो भी ये सैंपल नंबर एस जो है इसके अगेंस्ट आपको वाई में जो गिवन वैल्यू है वो इसकी असल आउटपुट है जी। तो उस असल आउटपुट को अब आपने क्या करना है कि एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर देना है। सिग्मॉइड डेरिवेटिव, यानी जो भी सिग्मॉइड का हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा है उसको आप क्या, उस फंक्शन को आप क्या पास कर देंगे, उस फंक्शन को आप पास कर देंगे आउटपुट ऑफ दी लास्ट लेयर, लेयर्स +1। ठीक है जी। तो ये हमने आखिरी लेयर का जो एरर है वो कंप्यूट कर लिया, यानी आपको पता है कि आखिरी लेयर के जो न्यूरॉन्स हैं उनका एरर किसके बराबर होता है? दी एक्चुअल आउटपुट माइनस डिज़ायर्ड आउटपुट जो भी आपके पास होती है मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दी आउटपुट्स ऑफ दोज न्यूरॉन्स विद रिस्पेक्ट टू दी एक्टिवेशन। तो ये अब आपने काम जो है इसको करने के बाद अगला स्टेप ये है कि ये तो आपने आखिरी लेयर का एरर कंप्यूट कर लिया, लेकिन अब प्रीवियस लेयर का एरर कैसे कंप्यूट होगा? बड़ा आसान सा तरीका है कि L = layers -1 और उसमें आप हर दफ़ा एक माइनस यानी रिवर्स आएँ आप कि उससे पिछली लेयर, फिर उससे पिछली लेयर, फिर उससे पिछली लेयर, यहाँ तक कि आप पहली लेयर तक तमाम लेयर्स का एरर जो है वो आप कंप्यूट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप एक लूप लगा देते हैं जो कि यानी आपने आउटपुट लेयर का एरर निकाल दिया है, तो जो लास्ट हिडन लेयर से शुरू होकर पहली हिडन लेयर तक आएगा। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जी हर लेयर का जो एरर है, ठीक उसी तरह से आप वो फंक्शन कॉल कर दें, कैलकुलेट एरर का हमने एक फ़ंक्शन बनाया था, यानी कैलकुलेट एरर का जो फंक्शन था वो हमसे क्या इनपुट्स ले रहा था? एक हम उसे अगली लेयर का जो एरर है वो हम पास कर देते हैं, यानी एरर ऑफ L+1, नेक्स्ट लेयर का एरर W ऑफ L+1, ठीक है जी, वही जो नेक्स्ट लेयर का जो वेट है वो हम पास कर देते हैं, और A अब आउटपुट हमने पास करनी है करंट लेयर की, ठीक है जी, आउटपुट हमने करंट लेयर की पास करनी है। तो करंट लेयर की जो आउटपुट है वो L+1 लेयर में होगी, क्योंकि ये जो मैंने बताया था कि ये फर्स्ट लेयर में बायस इनपुट्स जो हमारी इनपुट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए ये हमेशा एक इंडेक्स आगे चल रही है, तो इस वजह से ये L+1 होगा। तो ये आपने जो लूप बना दी, ये लूप अब तमाम के तमाम लेयर्स के एरर्स को कंप्यूट कर सकेगी। ठीक है जी। तो ये हमारा एरर कैलकुलेशन हो गई। अब डेल्टा रूल के मुताबिक वेट अपडेटिंग विथ डेल्टा रूल, उसके मुताबिक अब हमने वेट्स को अपडेट करना है। ठीक है जी। तो पहले हम उसी तरीके से जो हमारी आउटपुट लेयर है, आखिरी लेयर जिसे लेयर्स वेरिएबल के साथ हम डिनोट कर रहे हैं, उसके लिए हम वेट अपडेट करने हैं, तो मुझे कॉल करना होगा अपडेट W का फंक्शन। अगर आप अपडेट W का फंक्शन देखें तो उसे हम क्या पास करते हैं? जिस भी लेयर के हमने वेट अपडेट करने होते हैं उस लेयर के ओल्ड वेट्स, तो वो मेरे पास W लेयर्स में ही पड़े हुए हैं, अल्फ़ा जो हमने ऊपर डिफ़ाइन कर दिया हुआ है, और उसी लेयर के एरर्स वो भी हमने पास कर दिए, और साथ प्रीवियस लेयर जो थी उसकी हमने आउटपुट पास करनी होती है। तो चूंकि ये इंडेक्स जो है अगेन एक आगे चल रहा है, तो प्रीवियस लेयर जो वो लेयर्स -1 नहीं होगी बल्कि लेयर्स होगी। तो ये यहाँ पे आपने इस तरह से ये से कॉल कर दिया। तो ये जनाब हमारे पास कंप्यूट करने के लिए, आउटपुट लेयर के एरर्स को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास ये एक्सप्लिसिट वे में ये हमारे पास एक तरीका आ गया। इसी तरह से आप तमाम प्रीवियस जो लेयर्स हैं, L = layers -1, उसमें आप हर बार एक माइनस करते गए, उसकी अगर आपने जो है वेट अपडेट करने हैं
तो उसके लिए हमें किसी भी एल लेयर का वेट अगर अपडेट करना है तो उसके लिए अपडेट W कॉल करना होगा और उसे पास क्या करना होगा, ओल्ड वेट्स पास करने होंगे, साथ अल्फ़ा, साथ लेयर का एरर, साथ ही हमें आउटपुट ऑफ प्रीवियस लेयर जो कि बेसिकली एल में पड़ी होगी। तो ये जी हमने बेसिकली इसका एरर अपडेट करने वाला फंक्शन भी कॉल कर दिया। ठीक है, अब ये वेट हो गए अपडेट और यहाँ पे अब एट दी एंड आप जो अपनी प्रिडिक्शन है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं कि प्रिडिक्शन क्या आ रही है। लेकिन ये एक आइट्रेशन है, अगर मुझे इस तरह की कई आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है तो ये प्रोसेस मैं रिपीट कर दूंगा एक लूप में कि फॉर मे बी मैं आइट्रेशन है तो आइट्रेशन नंबर 1 2 सपोज़ मैं कह देता हूँ जी 1000 आइट्रेशंस, यहाँ पे मैंने एंड कर दिया इसे। हम इसको रन करके देख लेते हैं जी कि क्या ये सही प्रेडिक्शन आ रही है या कि नहीं। तो लेट मी रन इट। देयर इज़ एन एरर, कन्वर्जन टू सेल फ्रॉम डबल इज़ नॉट पॉसिबल इन लाइन नंबर 27, दिस इज़ लाइन नंबर 27 एंड ओ यस सॉरी देयर इज़ अ मिस्टेक कि ये सेल एरे है तो मुझे इसे इस तरह से लिखना होगा कर्ली ब्रेसेस के साथ। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो जैसे मैंने इसे रन किया तो अब आप प्रेडिक्शंस देखें। ओके जी, दी प्रेडिक्शन ऑफ फर्स्ट सैम्पल इज़ 0.1912 जबकि ये हमारी जो असल डिज़ायर्ड आउटपुट है वो 0 थी और फॉर दी अदर टू सैम्पल्स दैट इज़ ग्रेटर दैन 0.75 और फॉर द फोर्थ सैम्पल इट इज़ लेस दैन 0.5 यानी 0.3193। तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं 0.5 को थ्रेशोल्ड समझ रहा हूँ तो फिर उसके मुताबिक ये सही प्रिडिक्ट कर रहा है। पहले और आखिरी सैम्पल की जो प्रिडिक्शंस हैं वो नियर टू ज़ीरो हैं और दूसरे और तीसरे सैम्पल की प्रिडिक्शंस जो हैं वो काफ़ी हाई हैं, 0.75 के करीब हैं। अगर आप इसे और ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा सर्टेनिटी लेके आना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस बढ़ा के देख लेते हैं। अगर मैं इसे 10,000 कर देता हूँ और अब इसे रन करता हूँ तो अब आप देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब आप देखिए कि जो मिडल वाले दोनों हैं उनकी वैल्यूज़ 0.96 को क्रॉस कर रही है, 0.97, और पहला और आखिरी सैम्पल जो है उनकी वैल्यूज़ काफ़ी लो हैं। इट मीन्स कि हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है वो सही इसको लर्न कर रहा है। तो विद 98% सर्टेनिटी ये सेकंड और थर्ड को कह रहा है कि वो 1 सैम्पल्स हैं और विद 1% सर्टेनिटी के साथ ये कह रहा है पहला और फोर्थ सैम्पल है जो है वो 1 क्लास को बिलोंग कर रहा है। इन अदर वर्ड्स वो 99% सर्टेनिटी से ये कह रहा है कि वो 0 क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम एक्सक्लूसिव नॉर कर दें, मतलब कि जो आउटपुट्स हैं, असल आउटपुट्स जो डिज़ायर्ड हैं, उनको हम इस तरह से चेंज कर दें कि पहला और आखिरी सैम्पल जो है उसको हम कहें कि वो 1 क्लास का है और मिडल वाले दो जो हैं वो 0 क्लास के हैं। तो उसको हम देखेंगे कि ये क्या ये हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है उसको ये लर्न कर पाता है कि नहीं। तो लेट्स रन इट अगेन और यहाँ पे आप देखिए कि अब पहले और फोर्थ सैम्पल के लिए जो है वो प्रेडिक्शन जो है वो सर्टेनिटी इंक्रीज़ हो के 97-98% पे जा रही है और जो मिडल वाले टू हैं उनके लिए वो उसे 0 क्लास के अंदर क्लासीफाई कर रहा है। अगर आप इसे मल्टीपल लेयर्स पर लेके जाना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ मेरे पास 2 हिडन लेयर्स हैं, मतलब टोटल 3 लेयर्स हैं और हिडन लेयर्स की जो तादाद है वो 2 है, यानी कि पहली लेयर में भी 2 न्यूरॉन्स हैं और उससे अगली में भी 2 न्यूरॉन्स हैं। तो मैं उसे कुछ इस तरह से कर देता हूँ, W1 और ये है W2 और ये है W3, यानी मैंने सिर्फ वेट्स को चेंज किया है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेयर्स को चेंज किया जी, और ये अब 3 लेयर्ड आर्किटेक्चर बन चुका है। और आई डोंट नो कि 0.5 लर्निंग रेट के ऊपर ये अब किस तरह का रिज़ल्ट देता है। तो लेट्स सी कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये इसके ऊपर सही चलता है या नहीं। चलना चाहिए ऑफ कोर्स, ये ओवरफिटिंग की तरफ तो जा सकता है लेकिन ट्रेनिंग डेटा के ऊपर तो ये परफेक्टली परफॉर्म करना चाहिए इसे। तो लेट्स सी। ओके, ये देखिए आप पहला और जो आखिरी सैम्पल है ऑटोमेटिकली इसके लिए जो प्रेडिक्शन रेट है या जो हमारी जो सर्टेनिटी है वो इंक्रीज़ होकर 99% को अब इन दिस केस अप्रोच कर रही है।
तो जो मिडल वाले 2 हैं उनके लिए आप देखें कि काफ़ी स्मॉलर वैल्यूज़ आ रही हैं, इट मींस कि ये इसको भी लर्न कर रहा है। मैंने अभी लर्निंग रेट के साथ किसी किस्म की कोई ऊंच नीच इसमें यानी कम या ज़्यादा नहीं से किया। अलबत्ता ये है कि हम ये देख सकते हैं कि इस लर्निंग रेट के ऊपर भी हमारा नेटवर्क जो है उसे ईज़िली लर्न कर पा रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ जी कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ये एक कंप्लीट वैलिड इम्प्लीमेंटेशन है बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम की फॉर अ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, और जिसको आप किसी भी डेटा सेट के लिए आगे फिर यूज़ कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि इसको इंतहाई जेनेरिक बना के लिखूं ताकि आप इसे किसी भी और प्रॉब्लम के ऊपर भी अप्लाई कर सकें। बाकी इसका जो कोड है मैं उसको भी सेपरेटली मेरी जो वेबसाइट है वहाँ से आप ले सकते हैं, qamaraskri.com QAMAR, मैं यहाँ पे इसको टाइप कर देता हूँ QAMARASKARI.com। ठीक है जी, ये वेबसाइट है मेरी, यहाँ से आप ये कोड जो है ये मैं वहाँ पे प्लेस कर दूँगा। वहाँ पे और भी जो मेरा मटेरियल है ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से वो वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।